आपको निलंबित कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ, वो कह रहे हैं आप आ नहीं रहे हैं। पुत्र का फर्ज होता है कि उनको जाकर के समझाए, उनको मनाए। तो अभी जो घर की बात है वो घर में ही रहने दीजिए। आपने ये भी कहा कि योगी जी को मिलके बताएंगे, मुलाकात हुई क्या? क्योंकि शिंदे जी से मुलाकात की तस्वीरें तो खूब वायरल हुई सोशल मीडिया पे, लेकिन योगी जी से मुलाकात हुई क्या? नेता बनने का इरादा अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि विधायक लड़ जाएंगे अगली बार जौनपुर से? नहीं, अभी नहीं। लड़की के पीछे मैंने दिल लगाया और वो चली गई और उसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैं फिर ऐसी ज़िंदगी तो जी नहीं जा रही, क्योंकि हर दिन सुबह आप उठो तो एकदम से मायूसी आ जाती थी। लगता था सुबह ही क्यों हो गई, रात ही चलती रहती तो अच्छा रहता। वो कहते हैं कि एवरी मॉर्टल विल टेस्ट डेथ, मतलब मौत तो सबको आनी है और मौत सब चखेंगे, बट देर आर वेरी फ्यू हु विल टेस्ट लाइफ। मेरी वाइफ नहीं रहती चर्चा में, उन्होंने एक बार चर्चा में आई थी और मैं ज़रूर रहता हूँ चर्चा में, वो बहुत दूर रहना चाहती हैं चर्चाओं से। गुरु, जब आजकल आप सोशल मीडिया देखते हैं ना, तो उसमें ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखने वाला रील आपको खूब देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि हम एकदम जीता जागता उदाहरण ले आए हैं, तो क्या कहेंगे? वो भी कहीं और से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। जौनपुर से अपना भी खासा नाता है, क्योंकि अपन भी जौनपुर के हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है यूपी तक पर अभिषेक सिंह, आईएएस अभिषेक सिंह, जो भी जौनपुर के हैं। और किस्सा जो है ना भैया, बिल्कुल वैसा ही है फिल्मी, कि दिल टूटा और आईएएस बन गए। वैसे जौनपुर वैसे ही फेमस है आईएएस होंगे, ले लोग कहते हैं कि भाई साहब घर घर से निकलता है। क्या किस्सा है आपका? नहीं, जौनपुर की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है। बहुत ही फर्टाइल मिट्टी है और वहाँ पे बहुत से वीरों को जन्म दिया है उस मिट्टी ने। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी उस मिट्टी से आते हैं, वहाँ से मेरी फैमिली आती है। और ये जो आप कह रहे हैं कि दिल हाँ, टूटा, ये बहुत तो वायरल है सोशल मीडिया पे आपको लेकर। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इसलिए आती हैं कि आपको कुछ एक अच्छा रास्ता दिखा सकें। तो मेरे साथ भी शायद ये वाक़या इसीलिए हुआ कि मैं एक और मज़बूत हो करके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो करके और जोश के साथ मैं आगे बढ़ूं। तो नहीं, 36 पन्नों वाला सवाल है, डिटेल में बताने भी हुआ क्या था। ऐसा छोटा सवाल नहीं है। तो हुआ वही था जो सबके साथ होता है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा दिल लगाते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो आपका दिल भी उतनी तेज़ी से ही टूटता है और उतने ही ज़्यादा आप बिखरते हो। तो वैसा ही कुछ हुआ था। और जब आप इतने मैच्योर नहीं होते हो और ऐसे टाइम पे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ऐसा लगता है कि यार फिर ज़िंदगी क्यों ही जीनी और ज़िंदगी के मायने ही क्या हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपका होराइज़न बहुत छोटा रहता है, आपका दायरा सोचने समझने का, आपने दुनिया भी बहुत कम देखी रहती है। बहुत कम वेल विशर्स होते हैं जो उस मैच्योरिटी के होते हैं जो आपको सही दिशा के लिए गाइड कर सकें। तो बहुत छोटी सी दुनिया होती है और उस दुनिया में अगर आप टूट के बिखर जाओ तो संभालने वाला कोई नहीं होता। मम्मी पापा से आप इस तरीके की बातें कर नहीं सकते और दोस्त जो हैं वो क्या ही करेंगे, थोड़ा बहुत आपको समझा सकते हैं। तो आप इवेंचुअली यू आर ऑन योर ओन, आपको अपने आप को खुद ही संभालना पड़ता है। तो वैसा ही दौर था मेरे साथ भी और मैंने सोचा कि यार ऐसी ज़िंदगी तो जी नहीं जा रही, क्योंकि हर दिन सुबह आप उठो तो एकदम से मायूसी आ जाती थी। लगता था सुबह ही क्यों हो गई, रात ही चलती रहती तो अच्छा रहता। और क्यों उठ गए, अगर हम नींद में रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि उठते ही आपको फिर से सब कुछ याद आता है और फिर से आप वैसे ही मायूस हो जाते हो। तो हर दिन आप सोते थे ये सोच करके कि काश अगर मैं ना उठूं तो कितना अच्छा रहेगा। और यही सोचते सोचते आप सोते थे, नींद भी नहीं आती थी और अगर नींद आ जाए तो बहुत खुशकिस्मत होते थे कि भाई नींद आ गई। और फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, आप सोचते थे कि भाई ज़िंदगी ख़त्म ही कर लें। बट फिर मैंने उसी वक्त आई डोंट नो कैसे मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई मेरी ज़िंदगी के मायने क्या हैं, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि भाई एक लड़की के पीछे मैंने दिल लगाया और वो चली गई और उसके बाद मेरा दिल टूट गया और मैं फिर सुसाइड कर लिया। तो इस ज़िंदगी के मायने ही क्या हुए। और मेरे फादर हैं, मदर हैं, भाई बहन सब लोग हैं, इतने लोग हैं। तो जब आप इस दुनिया में आते हो तो ऐसा नहीं आप सिर्फ अपने लिए जी रहे हो, आप समाज की तरफ भी आपका कुछ दायित्व होता है, अपने परिवार की तरफ भी कुछ दायित्व होता है। तो इतना संकीर्ण तरीके से, इतना सेल्फिशली नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। और फिर मैंने वही सोचा और मैंने कोशिश करी अपने आप को फोकस करने की पढ़ाई की तरफ। और हर एक दिन सुबह उठता था, मैं अपना टाइम टेबल बनाता था कि मुझे क्या पढ़ाई करनी है आज, कैसे आगे बढ़ना है। बार बार ध्यान वापस जाता था। तो बहुत मुश्किल से धीरे धीरे करके
मैंने पढ़ाई शुरू करी, फिर थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगना शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आया कि भाई चलो ठीक है, 2-3 दिन ऐसे बीत गया, 4 दिन ऐसे बीत गया, हफ्ता भर बीत गया, 1 महीना बीत गया, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा कि शायद मैं कर लूँगा, और लकीली सब कुछ अच्छा हो गया। आज जब मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है शायद वो वक्त इसलिए आया था कि मुझे एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान बना सके, एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बना ये सके। वाकया कब का है, कौन सी क्लास का है जब आपका दिल टूटा, और कब आईएएस बनने का ख्याल आपके अंदर आया? ये सेकेंड ईयर का है। अच्छा, जब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, तब का है। तो आईएएस बनने का ख्याल कब आया? तब सोच रहे थे कि आप आईएएस बनना है, या परिवार से कोई दबाव था कि नहीं, IAS ये बनना तो था कि आपको आईएएस बनना है और पढ़ाई करनी है, सब कुछ करना है, बट आप ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, दिग्भ्रमित हो जाते हो, और अपना लक्ष्य छोड़ करके आपके दिल और दिमाग के ऊपर कुछ और नई चीज़ आपको टेक ओवर कर लेती है। तो वो जो आई थिंक वो एक तरीके से मेरी कमज़ोरी ही कहेंगे आप उसको, कि मैं दिग्भ्रमित हो गया था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, और ये वाक़या हुआ तो शायद मैं उसकी वजह से रास्ते पर आया। ये भी है कि आपके घर वाले, मतलब आपके पिताजी भी आईएएस फ्रेटर्निटी से? मेरे फादर स्टेट पुलिस सर्विस से थे, फिर प्रमोट हुए और आईपीएस में आए। ओके, तो ये आपके जो आपका इलाका है, जैसे हमने कहा कि जौनपुर से बहुत सारे आईएएस निकलते हैं, आपका बचपन कहाँ बीता? आपका बचपन क्या उन इलाकों में बीता, या फिर आप भी जैसे माँ बाप का ट्रांसफ़र होता रहा तो उस तरीके से? जैसे जैसे पापा का ट्रांसफ़र होता रहा अलग अलग शहरों में, तो फिर भी अलग अलग मतलब शहरों में, जैसे कहाँ? प्रतापगढ़ से मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। प्रतापगढ़ में मैंने कुछ पढ़ाई करी, कुछ पढ़ाई इलाहाबाद में करी, लखनऊ में मेरे पापा पोस्टेड रहे, अलीगढ़ में पोस्टेड रहे, अलग अलग जगहों पे कई शहरों में पोस्टेड रहे। अच्छा, तो एक परिचय मैंने आपको नहीं बताया शुरुआत में, मैंने आपको बताया फिल्मी कहानी, फिल्मी एक्टर, मतलब ये कहिए कि ये एक किस्सा और भी है कि जब मैं अपने करियर के शुरुआती दौर में था, 2019 की बात है, जब कोविड से पहले की बात है, तब आपके एक्टर बनने की खबरें शुरू हो रही थी कि एक आईएएस अधिकारी जो एक्टर बन रहा है। आईएएस बनने के बाद एक्टर बनने का सपना कैसे हुआ? क्योंकि एक बार आदमी आईएएस बन जाता है तो लोग कहते हैं ना कि अब तो तर गया, मतलब आधे बच्चे जो एस्पिरेंट है वो इसीलिए काम कर रहे हैं किसी तरीके से पास हो जाए, फिर उसके बाद आप आईएएस बनने के बाद एक्टर बनने का कैसे ख्याल आया? क्या है कि ज़िंदगी में ना, मैंने हमेशा से सोचा था कि मेरी ज़िंदगी को एक प्रोफेशन से नहीं डिफ़ाइन किया जाएगा कि अभिषेक सिंह क्या है, अभिषेक सिंह एक आईएएस ऑफिसर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिषेक सिंह एक अपने आप में एक ऐसी पर्सनैलिटी होना चाहिए कि जिसको डिफ़ाइन करने के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें लगें। सिर्फ एक शब्द, 3 शब्द या कुछ चंद शब्द में अगर ख़त्म हो जाए तो मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी पूरी नहीं हुई। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कई लोग इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं इससे, बट मैं ऐसा मान करके मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, और बचपन से ही हमेशा से मैंने ऐसे सोचा था कि ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा जिसमें बहुत कुछ कर सकूँ, क्योंकि दोबारा तो आना नहीं है यहाँ पर, तो एक ही बार पूरी ज़िंदगी जी करके जाते हैं। और रूमी का एक कोट है जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, वो कहते हैं कि एवरी मॉर्टल विल टेस्ट डेथ, मतलब मौत तो सबको आनी है और मौत सब चखेंगे, बट देर आर वेरी फ्यू हु विल टेस्ट लाइफ। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी चखेंगे। तो मैंने सोचा था कि मैं ज़िंदगी पूरी तरह से जी के करके जाऊँगा। तो आईएएस एक पड़ाव है ज़िंदगी का, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग एक पड़ाव है, आगे ऐसे कई पड़ाव आते रहेंगे। तो अभी क्या आ रहा है? सो नए एल्बम भी आ रही है और फिल्म भी आने वाली है? जी, एक एल्बम आई है, हार्डी संधू जी के साथ में रिलीज़ हुई है, उसका नाम है याद आती है। वो एल्बम डेडिकेटेड है हर एक उस पुलिस ऑफिसर को, हर एक आर्मी ऑफिसर को, हर एक पैरामिलिट्री ऑफिसर को जिन्होंने भी किसी अपने को खोया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। आप देखिए, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है, बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं, बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स लिखे हैं, बहुत ही अच्छा फिल्माया गया है। अरविंदर खैरा जी ने उसको शूट किया है, जो आज एक बहुत अच्छे म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर हैं। जानी ने लिखा है गाने को, बहुत ही प्यारा शूट हुआ है। आप ज़रूर उसको देखिए, याद आती है। फिल्म एक आने वाली है मेरी, जो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, वो एक बॉबी देओल और अनन्या बिरला के साथ में मैं कर रहा हूँ। वो पहली फिल्म है मेरी, वो इस साल आएगी। एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें मैं होम मिनिस्टर का किरदार निभा रहा हूँ, बॉबी देओल एक इंडस्ट्रियलिस्ट का किरदार निभा रहे हैं, अनन्या बिरला उसमें एक जर्नलिस्ट है। और एक दूसरी फिल्म जो इस साल शूट होगी वो IVF के ऊपर है। IVF क्लिनिक्स जो हैं, जहाँ पर फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, जो जहाँ पे स्पर्म्स
ट्रीट किए जाते हैं लोगों के, तो वहाँ पे क्या कुछ स्कैम चलता है उसके ऊपर है। बिल्कुल। फिल्मों की दुनिया को लेकर आप हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन एक लाइमलाइट का हिस्सा वो भी है जो राजनीतिक गलियारों से आता है, जो कि यूपी है तो आईएएस की भी चर्चा होती है। हाल फिलहाल में ये कहा गया कि आपको निलंबित कर दिया गया, ये खबरें आई, और आपका कहना है कि आप छुट्टी पर हैं। क्या है ये किस्सा कि क्या मतलब सरकार की तरफ से तो ये दावा किया गया कि आपको निलंबित कर दिया गया, आप ये कह रहे हैं कि मैं छुट्टी पे हूँ, वो कह रहे हैं आप आ नहीं रहे हैं। क्या है कि सरकार का और एक अधिकारी का जो रिश्ता होता है वो पिता पुत्र के जैसा होता है, और सरकार कई बातों पे नाराज़ हो जाती है, तो पुत्र का फ़र्ज़ होता है कि उनको जा कर के समझाए, उनको मनाए। तो अभी जो घर की बात है वो घर में ही रहने दीजिए। नहीं, आपने ये भी कहा कि योगी जी को मिलके बताएंगे, मुलाकात हुई क्या? क्योंकि शिंदे जी से मुलाकात की तस्वीरें तो खूब वायरल हुई सोशल मीडिया पे, लेकिन योगी जी से मुलाकात हुई क्या? तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो घर की बात है वो घर में ही रहने दीजिए, उसको बाहर नहीं कहें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक छोटा सवाल और ले लेते हैं इस पे कि छुट्टियों मतलब ये बहुत ही मेरे लिए, क्योंकि हम आईएएस से आते नहीं हैं, कितनी लंबी छुट्टी ले सकता है एक आईएएस ऑफिसर? जैसे प्रोफेसर ले लेता है एक लंबी छुट्टी वो किताबें लिखने के लिए, एक आईएएस ऑफिसर कितनी लंबी छुट्टी ले सकता है? अगर आप अपनी लीव नहीं अगर आप अपनी सैलरी नहीं लेते हैं तो आपको जितनी आप चाहो उतनी लंबी छुट्टी ले लो। तो कब लौट रहे हैं आप, या फिर एक्टर बनने का इरादा हो चुका है? अब कब लौट रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, मैं कब लौटूंगा। वो कहते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो जो तकदीर में लिखा है मुझे नहीं पता। पहले अभी थोड़ा मैं फोकस कर रहा हूँ, कुछ दिनों तक अपने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ मॉडल्स हैं उनके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ, एक्टिंग पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, और देखते हैं इसमें कितनी सफलता मिलती है। तो हम बात कर रहे थे अभिषेक जी, आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, आप एक तरीके से आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पड़ाव है, क्या एक्टिंग के बाद आप क्या देख रहे हैं अपनी लाइफ में, कहाँ? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको किसी एक प्रोफेशन से डिफाइन ना किया जाए। एक्टिंग के बाद और एक्टिंग के साथ ही इनफैक्ट मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के ना कुछ प्लेटफॉर्म्स शुरू किए हैं। सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या है कि अगर सिविल सोसाइटी में लोग, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट ज़्यादातर लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और क्रेडिबल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। आप देखोगे ज़्यादातर जो NGOs हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि यार हमने पैसा तो दिया बट वो वहाँ पे पता नहीं काम हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने उस पैसे को क्या कर दिया। तो मैं एक ऐसा कैशलेस टाइप का सिस्टम इजाद करना चाहता हूँ जहाँ पे सोसाइटी के लोग आएँ, सोसाइटी के ही लोगों की मदद करें और डायरेक्टली वो ये देख सकें कि कौन किसकी मदद कर रहा है और क्या मदद हो पा रही है, और उसमें कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो कोई मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई बीच में कोई ऐसी संस्था ना हो जो कि पैसे ले ले और उसके बाद उनके बिहाफ पे काम करे। मैं इस तरीके का एक मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहे और लोग ये खुद से देख सकें कि उन्होंने किसकी मदद की है और वो सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकें, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई आदमी कुछ करना चाहता है तो सबसे ज़रूरी उसके लिए होता है वो सेटिस्फैक्शन अपनी आंखों से देखना कि उसकी मदद हो पाई या नहीं हो पाई, जिसकी मदद करने की उसने कोशिश करी। तो उस मॉडल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो एक मेरा अगला मिशन है उस तरीके का। नेता बनने का इरादा है? नेता बनने का इरादा अभी तो नहीं है। अभी नहीं है? ऐसा तो नहीं कि विधायक लड़ जाएंगे अगली बार जौनपुर से? नहीं अभी नहीं। तो भैया नेता तो बनने का इरादा नहीं है, लेकिन नेतागिरी बहुत कठिन है, इतनी आसान नहीं है। मैंने तो सर्विस में रहते बहुत क्लोजली देखा है, तो बाहर से तो लोग बहुत ही आसानी से कह देते हैं, बट अगर आप देखोगे करीब से तो वो एक कांटों का ताज है। नहीं, आजकल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल बहुत सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी सरकार में आ जाते हैं, धीरे से मंत्री बन जाते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं। हाँ, वो करते हैं, वो बिल्कुल करते हैं, बट उनका ऐसा शुरू से ऐसा पैशन रहता होगा या उनकी सोच ऐसी रहती होगी उनको करना है, बट मैंने अभी तक इस दिशा में नहीं सोचा है। मुझे लगता है जो विषय जो बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के, पहले उनको करते हैं। अच्छा, आप दोनों जगह हैं, मतलब बॉलीवुड में भी हैं, आपने वो फ्रेडेंटी भी देखी है जिसको कहा जाता है कि देश चलाती है, दूसरा वो जहाँ पर, लेकिन दोनों जगह एक बहुत आरोप भी लगते हैं। एक जगह कहा जाता है कि नेपोटिज्म है, इसका आरोप लगाता है, एक जगह कहा जाता है कि एक लॉबी है। आपको क्या डिफरेंस लगता है, कितनी पॉलिटिक्स है इन दोनों जगहों में? क्योंकि राजनीति की बात भी आप कर रहे हैं इस साथ। तो क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कई चीज़ों पे ना हम बहुत ही जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक विषय नेपोटिज्म का है, उस पर हम
कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, हम कहते हैं पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म है, हम जुडिशरी में नेपोटिज्म की बात करते हैं, बट अगर आप देखो तो जनरली सोसाइटी में भी नेपोटिज्म है, और बट वो नेपोटिज्म से बड़े स्टेक्स नहीं इन्वॉल्व होते, तो इसलिए हम वहाँ पे उसकी बात नहीं करते। अगर एक बिजनेसमैन है तो वो अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाने की कोशिश करता है और वो अपना बिजनेस उसको हैंड ओवर कर देता है, तो वो भी तो नेपोटिज्म है। तो और ये सिर्फ इंडिया की सोसाइटी में नहीं, हर जगह होता है। हर जगह जो फादर अपना बिजनेस सेटअप करता है वो अपने बच्चे को ही देता है। तो अब किसी भी सोसाइटी में आप देख लो, किसी भी परिवार में देख लो, उस चीज़ को मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा अग्रेसिवली और इतना ज़्यादा इस चीज़ पे क्यों डिबेट किया जाता है। उससे ज़्यादा फोकस मुझे लगता है करना चाहिए इंडिविजुअल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कि हम इंडिविजुअल मेरिट को आगे लेकर के जाएं। और अब आज की डेट में स्पेशली आप देखो, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ही नहीं है, चाहे किसी भी फील्ड में आप देख लो, किसी भी बिजनेस में देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो। हमारी सरकार इस वक्त आप देखो एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना ज़्यादा जोर दे रही है। हर एक मंत्रालय, हर एक डिपार्टमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दे रहा है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दे रही है। मोदी जी ने तो कितनी बार एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही है, स्टार्टअप इंडिया हम लोगों ने शुरू ही किया। तो हमें ना वो ओरिएंटेशन चेंज करना चाहिए और हमें नौकरी देने वाला बनना चाहिए, रादर देन कि हम ना नौकरी ढूंढने जाएं। और ये नेपोटिज्म और ये सारी बातें इसीलिए आती हैं क्योंकि हम दूसरे के पास काम मांगने जाते हैं। और अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा अगर अपने अंदर पैदा करेंगे ना, हम ऐसे कई लोगों को खुद ही काम दे देंगे। वो उस पर फोकस करना चाहिए। तो मुझे लगता है ज़िंदगी थोड़ी और ज़्यादा सरल हो जाएगी और हमारे आपस में जो लोगों के साथ ये है थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल, बातें बहुत सीरियस हो चुकी हैं, थोड़ा सा मामला लाइट करते हैं। लाइट इसलिए क्योंकि आप चूँकि आपकी जो वाइफ है वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है। ऐसा है कि दोनों पति पत्नी बिल्कुल ऐसे आईएएस हैं जिनको कह सकते हैं कि जिनको पेपराजी पत्रकारिता भी मिल सकती है कि यहाँ स्पॉट किए गए। कैसे शुरू हुई इसकी बड़ी चर्चा है कि एक जहाँ लव स्टोरी ने आपको आईएएस बना दिया, तो दूसरी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई? नहीं, मैं पहली चीज़ यहाँ कहना चाहूँगा कि मेरी वाइफ नहीं रहती चर्चा में। उन्होंने एक बार चर्चा में आई थी और मैं ज़रूर रहता हूँ चर्चा में। वो बहुत दूर रहना चाहती हैं चर्चाओं से। और उस वक्त भी उन्होंने जब ये सब हुआ था तो एक भी सिंगल इंटरव्यू नहीं है आज तक उनका, ना उन्होंने कभी मीडिया से मुखातिब हुए। तो बहुत मीडिया शाय हैं वो, और इसीलिए कई बार मुझसे पूछा जाता है कि भाई आप प्रोग्राम्स में, फंक्शंस में जहाँ इस तरीके के सेलिब्रिटीज़ होते हैं आप अकेले ही जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ जाना पसंद नहीं करती। वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट, स्पॉटलाइट में नहीं रहना चाहती। वो अपना चुपचाप काम करना चाहती हैं और बच्चों के साथ में, परिवार के साथ में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। जो दर्शक नहीं जानते, मैं नाम बता दूं, दुर्गा शक्ति नागपाला, आपने ज़रूर कभी ना कभी मीडिया के सुर्खियों में ज़रूर पढ़ा होगा। एक बार काफ़ी चर्चा में लव स्टोरी आपने बता रहे हैं, कैसे शुरू हुई? तो लव स्टोरी कोई बहुत इवेंटफुल नहीं है हमारी। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते थे। हमारे परिवार, उनके फादर भी सर्विस में थे, मेरे फादर भी सर्विस में थे, तो हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। और जब सिलेक्शन हो गया तो ये हुआ कि दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते ही हैं, तो शादी कर अरेंज मैरिज थी? तो काइंड ऑफ लव, काइंड ऑफ अरेंज, वैसा कह लें आप। तो एक आखिरी सवाल, चूँकि यूपी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, हम यूपी तक पे बात कर रहे हैं आपसे, कुछ जो टिप्स आप देना चाहें उनको? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और जो भी आप कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो। इस दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती अगर आपने सच में शिद्दत से कोई भी चीज़ ठान ली है। चाहे आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आप एक्टर बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हो, आपको इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर आपने मन में बहुत क्लियर हो, आप अपने मन में कि आपको यही चाहिए और आपने उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो और पूरी तरह से तैयारी करी हुई है। तो किसी से भी पूछने मत जाना कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। तो जिस सवाल का जवाब आपके पास है, उस सवाल को आप उसका जवाब कहीं और ढूंढने जाओगे तो आपको हमेशा ही मायूसी होगी, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिसओरिएंट हो जाओगे, दिग्भ्रमित हो जाओगे। तो अपने ऊपर बिलीव करो। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी दिल से जीनी चाहिए, दिमाग से नहीं। और दिल को इतना खुला छोड़ो जैसे कि एक रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, और दिमाग को इतना मजबूत बनाओ जैसे एक रईस और पावरफुल शक्तिशाली बाप हो, जो अपने दिमाग को कभी मना ना करे, जो अपने दिल को कभी मना ना करे, जो भी वो करना चाहे, जो भी वो मांगे उसको ला करके दे सके।
तो मेरा आशय यह है कि आप ना अपनी कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग करो। दिमाग का मतलब ये है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि अगर आपका दिल मांगे कि यार मुझे कल यूके का प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो आप ये ना कहो कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता। आपकी कैपेबिलिटीज़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कहे कि चलो बेटा ठीक है, तेरा अगर ये मन है ना तो यही करते हैं, फिर चलते हैं यूके, वहाँ पे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये इस तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, एकदम खुल करके ज़िंदगी जियो आप, और आप भी खुश रहोगे, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे, आपसे जो भी मिलेगा वो भी खुश रहेगा। खूब अच्छे से रहिए, खूब हंसते रहिए, खूब मुस्कुराते रहिए। इससे पहले आपको अलविदा कहें, यूपी तक के दर्शकों के कहना है कि भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, और जब इतने अच्छे एंकर हों, इतने अच्छे होस्ट हों, तो आपको तो डबल सब्सक्राइब करना देखिए चाहिए। भाई साहब, मैं मलाई खा के मोटा हो चुका हूँ, मैं इस मलाई को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन अभिषेक जी, यूपी तक से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank फिर you so जल्दी much. आपसे मुलाकात करेंगे, और आप सभी से भी वादा है कि लगातार ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हुए आप तक पहुँचते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।